लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी दंड। वाचन समीर गोस्वामी का है। संध्या का समय था। कचहरी उठ गई थी। अहलकार और चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे वैसे मिल जाए। कचहरी के बरामदों में साड़ों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रिर की जगह कुत्ते बैठे नजर आते थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जंट साहब के बंगले पर पहुंचा और साइबान में खड़ा हो गया। जंट साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर ही से ललकारा, कौन साइबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़ा, गरीब ब्राह्मण हूं भैया, साहब से भेंट होगी? अर्दली, साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा, क्यों भाई, हम खड़े हैं या डाकू चोर हैं कि हमारे मुंह में कुछ लगा हुआ है? अर्दली, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए हो? बूढ़ा, तो कोई पाप किया? अगर घर बेचकर मुकदमा नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहां तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्चा। मियां की जूती मियां का सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांगकर एक को दे दिया, चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टिरपिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अर्दली, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी? बूढ़ा, अजी कितने ही बड़ों को बड़े घर भिजवा दिया, तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूं सीधा, कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांठ से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरे क्यों? जिसकी चीज पर दांत लगाए अपना करके छोड़ा। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगेद रगेद कर मारा, अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब से इत्तला करते हो कि मैं ही पुकारूं? अर्दली ने देखा ये आदमी यूं ही टलने वाला नहीं, तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फौरन बुला लाओ। अर्दली, हुजूर बिल्कुल फटे हाल है। साहब, गुदड़ी ही में लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बहुत कम बातें करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन का अंग समझी जाती हैं, उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। निगाह ऐसी बारीक पाई थी कि सूरत देखते ही आदमी को पहचान जाते थे। डील डॉल देवों का सा था और रंग आबनूस का सा। आराम कुर्सी पर लेटे हुए पैचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम किया। सिन्हा, तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत ही कमजोर है। भले आदमी जाल भी करते न बना। जगत, ऐसा न कहें हुजूर, गरीब आदमी हूं, मर जाऊंगा। सिन्हा, किसी वकील मुख्तार से सलाह भी न ले ली? जगत, अब तो सरकार की शरण में आया हूं। सिन्हा, सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए। मैं कभी कानून के बाहर नहीं जाता, जानते हो ना, अपील से कभी मेरी तजवीज रद्द नहीं होती। जगत, बड़ा धर्म हो सरकार। सिन्हा के पैरों पर एक गिन्नियों की पोटली रखकर बोला, बड़ा दुखी हूं सरकार। सिन्हा मुस्कुराकर बोले, यहां भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते। निकालो अभी और, उससे प्यास नहीं बुझती। भला दहाई तो तुम पूरा करो। जगत, बहुत तंग हूं दीन बंधु। सिन्हा, डालो डालो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। जगत, लुट जाऊंगा सरकार। सिन्हा, लुटे तुम्हारे दुश्मन जो इलाका बेचकर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे, तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने देखा कि यहां काइयापन से काम न चलेगा, तो चुपके से 5 गिन्नियां और निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों पर रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। ये उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काटकर, तन जलाकर, मन बांधकर, झूठी गवाहियां देकर उसने ये थाती संचय कर पाई थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदायी न था। जगत पांडे के चले जाने के बाद कोई 9 बजे रात को जंट साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका और उस पर से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे।
मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाके में गरीबों को न रहने देंगे। इतना जुल्म? सत्यदेव, गरीब परवर, ये कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में रहना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जमींदार को कुछ न कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब ये हाल है कि हमने जरा चूभी की तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती हैं। सब मुफ्त में जमीन जोतना चाहते हैं। लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए। गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठा दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी तो रह नहीं सकती। अगर जगत पांडे ये मुकदमा जीत गया तो हमें बोरिया बंधना छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम कहा है और अर्ज की है कि इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर ले कि वो भी याद करे। मिस्टर सिन्हा ने भवें सिकोड़कर कहा, कानून मेरे घर तो नहीं बनता। सत्यदेव, हुजूर आपके हाथ में सब कुछ है। ये कहकर गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब की नजर कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे ही, उसे क्या दीजिएगा? सत्यदेव, यह तो हुजूर के हाथ में है। जितनी ही पेशियां होंगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। सिन्हा, मैं चाहूं तो महीनों लटका सकता हूं। सत्यदेव, हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा, 5 पेशियां भी हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहां उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक पेशी में 12 का न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियां और निकालकर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब से कह दूं? आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा हूं। मैं करूंगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौ भर भी नहीं जा सकता। ये मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, ये आपकी शराफत है। मैं उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहे। मैं जो कुछ लेता हूं सच्चाई का इनाम समझकर लेता हूं। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, लेकिन तजवीज सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपत अलग। मेरे साथ ही ये चाल। अगर लाला साहब को इसका मजा न चखा दिया तो ब्राह्मण नहीं है किस फेर में। सारा रौब भुला दूंगा। यहां गाढ़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे। द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहां बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चबेना खाते और दोपहरी उसी की छाह में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोलकर निंदा करता। न कुछ खाता न पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वो जंट साहब को 4 खोटी खरी कहता। आदमी नहीं, पिशाच है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहां पानी न मिले। रुपए के रुपए लिए, ऊपर से खर्चे समेत डिक्री कर दी। यही करना था तो रुपए काहे को निकले थे। ये है हमारे भाई बंदों का हाल। ये अपने कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास 8 पहर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वो भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे निर्द्वंद रहते मानो उन्हें ये बीमारी छू तक नहीं गई है। जब वो कानून से जौ भर भी न टलते थे तो उन पर रिश्वत का संदेह हो ही क्यों कर सकता था। और कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्यवाही कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते। इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वो मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर न था। ऐसे बांगड़ आदमी से आज तक उन्हें साबिका न पड़ा था। अपने नौकरों से पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर कहता था भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही। जिस दिन मरूंगा उस दिन के 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुन सुनकर सशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थर थर कांपने लगती। वो नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछा क्या चाहता है। जितना रुपया चाहे ले ले, हमसे जो मांगे वो देंगे, बस यहां से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारे से मना कर देते थे।
उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय ये था कि जरा भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है। उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है। शायद आज रात को दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर आग्रहपूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं के न रहेंगे। अब रुपए का मुंह मत देखो, 2-4 हजार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊं। सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर रहा हूं, लेकिन जब देखता हूं वहां भीड़ लगी रहती है तो इससे हिम्मत नहीं पड़ती। सब आदमियों के सामने तो मुझसे ना जाया जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ पड़े। तुम 2-4 हजार की कहानी कहती हो, मैं 10-5 हजार देने को तैयार हूं, लेकिन वहां नहीं जा सकता। ना जाने किस बुरी साइद से मैंने इसके रुपए लिए। जानता कि ये इतना बड़ा फिसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही न देता। देखने से तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया। पत्नी, तो मैं ही चली जाऊं? शहर की तरफ से आऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर न होगी कि कौन है। इसमें तो कोई हरज नहीं। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। पत्नी, ताड़ जाएंगे ताड़ जाए, अब किससे कहां तक डरूं? बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो और हो जाएगी? सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए लिए। यूं ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता, फिर अब व्यर्थ की ऐंठ क्यों करो? मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को न दबा सके, बोले, प्रिय, ये व्यर्थ की ऐंठ नहीं है। चोर को अदालत में बैत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, स्त्री को कलंक से उतनी लज्जा नहीं आती जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वो जहर खाकर मर जाएगा पर संसार के सामने अपना पर्दा न खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है पर यह अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खींचने या कोहलू में पेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उसकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। ये भी जानता हूं कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी हुई है। ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है। मैं आज रात को मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगा। खातिर जमा रखो। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने चले। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधकार ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन कर रही हों। जगत पांडे की सांस जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जाती हो। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बुढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है? जेबी लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी कहो, क्या हाल है? जगत पांडे ने आंखें खोलकर देखा और उठने की असफल चेष्टा करके बोला, मेरा हाल पूछते हो? देखते नहीं हो मर रहा हूं। सिन्हा, तो इस तरह क्यों प्राण देते हो? जगत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूं? सिन्हा, मेरी तो ये इच्छा नहीं। हां, अलबत्ता मेरा सर्वनाश करने पर तुम तुले हुए हो। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपए ही तो लिए हैं। इतने ही रुपए के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो? जगत, 150 रुपए की बात नहीं है। जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया, मेरी डिग्री हो गई होती तो मुझे 10 बीघे जमीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 नहीं लिए, मेरे 5000 बिगाड़ दिए, पूरे 5000। लेकिन ये घमंड न रहेगा, याद रखना। कहे देता हूं सर्वनाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रोही का राज्य है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, बहुत अनुनय विनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बतलाओ पांडे, कितने रुपए पा जाओ तो यह अनुष्ठान छोड़ दो? जगत पांडे जोर लगाकर उठ बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5000 से कौड़ी कम न लूंगा।
सिन्हा, 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म ना करो। जगत, नहीं, इससे कम न लूंगा। ये कहकर जगत पांडे फिर लेट गया। उसने ये शब्द इतने निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस न हुआ। रुपए लाने घर चले, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5,000 देते कलंक हुआ। मन में कहा, मरता है मर जाने दो, कहां की ब्रह्महत्या और कैसा पाप, ये सब पाखंड है, बदनामी ना होगी। सरकारी मुलाजिम तो यूं ही बदनाम होते हैं, ये कोई नई बात थोड़े ही है। बचा कैसे उठ बैठे थे, समझा होगा उल्लू फंसा। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5,000 मिले तो मैं महीने में कम से कम 5 मर्तबा ये अनुष्ठान करूं। 5,000 नहीं, कोई मुझे 1,000 दे दे। यहां तो हर महीने नाक रगड़ता हूं, तब जाके 600 रुपए के दर्शन होते हैं। नोच खसोट से भी शायद ही किसी महीने में इससे ज्यादा मिलता हो। बैठा मेरी राह देख रहा होगा, लेगा रुपए, मुंह मीठा हो जाएगा। वो चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई, रह रहकर कांप उठती थी, मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई होगी, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा है कि अब तक कलेजा धड़क रहा है। जान संकट में पड़ी हुई है, जाके किसी तरह उसे टालो। मिस्टर सिन्हा, वहीं से तो चला आ रहा हूं, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आई। पत्नी, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बातें हुई, राजी हुआ? सिन्हा, 5,000 रुपये मांगता है। पत्नी, 5,000? सिन्हा, कौड़ी कम नहीं कर सकता और मेरे पास इस वक्त 1,000 से ज्यादा ना होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए ना हो तो मैं दे दूंगी। अभी से सपने दिखाई देने लगे हैं, मरा तो प्राण कैसे बचेंगे। बोलता चालता है ना। मिस्टर सिन्हा अगर आबनूस थे तो उनकी पत्नी चंदन सिन्हा उनके गुलाम थे, उनके इशारों पर चलते थे। पत्नी जी भी पति शासन में कुशल थी। सौंदर्य और अज्ञान में अपवाद है, सुंदरी कभी भूली नहीं होती। वो पुरुष के मर्म स्थल पर आसन जमाना जानती है। सिन्हा, तो लाओ देता हूं, लेकिन आदमी बड़ा चकघड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो। पत्नी, इसको यहां से इसी वक्त भागना होगा। सिन्हा, तो निकालो, दे ही दूं, जिंदगी में ये बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूं, इस वक्त कौन देखता है। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी को नहीं होता। मिस्टर सिन्हा की मनोवृत्तियों को उनकी पत्नी जी खूब जानती थी। कौन जाने रास्ते में रुपए कहीं छिपा दे और कह दे आए, या कहने लगे रुपए लेकर भी नहीं टलता तो मैं क्या करूं। जाकर संदूक से नोटों के पुलिंदे निकाले और उन्हें चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के साथ चली। सिन्हा के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी, लालटेन लिए पछताते चले जाते थे। 5,000 रुपये निकले जाते हैं, फिर इतने रुपए कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो अच्छा था कि दुष्ट मर ही जाता, बला से बदनामी होती, कोई मेरे जेब से रुपए तो न छीन लेता। ईश्वर करे मर गया हो। अभी तक दोनों आदमी फाटक ही तक आए थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता चला आता है। उसका स्वरूप इतना डरावना था मानो शमशान से कोई मुर्दा भागा आता हो। इनको देखते ही जगत पांडे बैठ गया और हांफता हुआ बोला, बड़ी देर हुई, लाए? पत्नी जी बोली, महाराज हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया, रुपए लेकर सीधे घर चले जाओगे ना। जगत, हाँ हाँ, सीधा घर जाऊंगा, कहाँ है रुपए देखूं। पत्नी जी ने नोटों का पुलंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, पूरे 5,000 रुपए हैं। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों को तोलता हुआ बोला, पूरे 5,000 हैं। पत्नी, पूरे गिन लो। जगत, 5,000 में 2 टोकरी भर जाएगी। हाथों से बताकर बोला, इतने सारे हुए 5,000। सिन्हा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता। जगत, हैं, पूरे 5,000। तो अब जाऊं, भाग जाऊं। ये कहकर वो पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला जैसे कोई शराबी, और तब धम से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उसे उठाने दौड़े,
तो देखा उसकी आंखें पथरा गई हैं और मुख पीला पड़ गया है। बोले, पांडे, पांडे, क्या कहीं चोट आ गई? पांडे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरती हुई चिड़िया सिर लटकाकर चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। ओठ खुले हुए थे और नोटों का पुलिंदा छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी जी भी आ पहुंची और शव को देखकर चौंक पड़ी। पत्नी, इसे क्या हो गया? सिन्हा, मर गया और क्या हो गया? पत्नी सिर पीट कर बोली, मर गया? हाय भगवान, अब कहां जाऊं? ये कहकर वो बंगले की ओर बड़ी तेजी से चली। मिस्टर सिन्हा ने भी नोटों का पुलिंदा शव की छाती पर से उठा लिया और चले। पत्नी, ये रुपए अब क्या होंगे? सिन्हा, किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। पत्नी, घर में मत रखना, खबरदार। हे भगवान। दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जंट साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मारे बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार, हमको छुट्टी दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने झल्लाकर कहा, कौन धमकाता है? कहार, किसका नाम बताएं सरकार? सभी तो कह रहे हैं। रसोइया, हुजूर, मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में ना घुसने पाओगे। सिन्हा, 1 महीने का नोटिस दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। साइस, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ करके हम लोग कहां जाएंगे? हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आध घंटे के अंदर सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए, लेकिन हाकिमों का काम कब रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर कर दी कि कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम चल निकला। उसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचतान शुरू हुई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया, ग्वाली ने दूध लाने में आनाकानी की, नाई ने हजामत बनानी छोड़ी। इन विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और भी गजब था। इन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते। रात को एक कमरे से दूसरे में जाते प्राण निकलते थे। किसी का जरा सिर भी दुखता तो नहों में जान समा जाती। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले आए मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन हुआ। उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से ये सारा तिरस्कार सहते जाते थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न हुई थी। गरज के बावले झक मारकर आते ही थे और नजर नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता का कोई कारण न था। लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करना है। कोई न कोई ऐसा अवसर आ ही जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। ये उनकी पुत्री का विवाह था। यही वो समस्या है जो बड़े बड़े हेकड़ों का घमंड चूर चूर कर देती है। आप किसी के आने जाने की परवाह न करें, हुक्का पानी भोज भात मेल जोल किसी बात की परवाह न करें, मगर लड़की का विवाह तो ना टलने वाली बला है। उससे बचकर आप कहां जाएंगे? मिस्टर सिन्हा को इस बात का दगदगा तो पहले ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी का 16वां साल समाप्त हो गया तो टाल मटोल की गुंजाइश न रही। संदेशे भेजने लगे, लेकिन जहां संदेशिया जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेशा पाकर लोग अपने भाग्य को सराहते, वहां से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर ऊंची शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव करते, किंतु उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। ऊंचे घरानों का ये हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके साथ पहले बैठकर भोजन करने में भी उन्हें संकोच होता था, लेकिन वहां भी वही जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं। यहां तक कि कई जगह वो खुद दौड़ दौड़ कर गए, लोगों की मिन्नतें की, पर यही जवाब मिला, साहब हमें मंजूर नहीं। शायद बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता।
पर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खी न निगलना चाहते थे। ऐसे लोगों से संबंध न करना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई स्थान न था। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। मिसेस सिन्हा चारपाई पर पड़ी कराह रही थी, त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक खत था। बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते थे। बड़ी देर के बाद रोगिणी ने आंखें खोली और बोली, अब न बचूंगी। पांडे मेरी जान लेकर छोड़ेगा। हाथ में कैसा कागज है? सिन्हा, यशोदानंदन के पास से खत आया है। पाजी को ये खत लिखते हुए शर्म नहीं आई। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज उसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अब आगे के भाग्य खुल जाते। पत्नी, भगवान अब ले लो, ये दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंगूर खाने को जी चाहता है, मंगवाए हैं कि नहीं? सिन्हा, मैं जाकर खुद लेता आया था। ये कहकर उन्होंने तश्तरी में अंगूर भरकर पत्नी के पास रख दिए। वो उठाकर खाने लगी। जब तश्तरी खाली हो गई तो बोली, अब किसके यहां संदेशा भेजोगे? सिन्हा, किसके यहां बताऊं? मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो 1000 दर्जा अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूं। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता? अपने गांव पर कोई नहीं चूकता। ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों ना हो, रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेंगे। रिश्वत देने वाला अगर निराश होकर अपने प्राण दे देता है तो मेरा क्या अपराध? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं। बिरादरी जो दंड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। सबसे कह चुका हूं, मुझसे जो प्रायश्चित चाहो करा लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का छुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे काले पानी भेजना चाहे तो मैं उसे कभी न मानूंगा। फिर अपराध अगर है तो मेरा है। मेरी लड़की ने क्या अपराध किया है? मेरे अपराध के लिए लड़की को दंड देना सरासर न्याय विरुद्ध है। पत्नी, मगर करोगे क्या? कोई पंचायत क्यों नहीं करते? सिन्हा, पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं और इसी बहाने से मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूं। पत्नी, मन की लालसा मन ही में रह गई। ये अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा। भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची की न जाने क्या दशा होगी, मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। ये शोक मेरी जान ले रहा है। हाय, बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है। ये कहते कहते मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उनको दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय। मेरा आशय केवल यह था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूं कि बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलनी हो गया है। पत्नी, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर न हो तो आदमी न जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा न कहो। कलेजे पर हाथ रखकर बोली, यहां बड़ा दर्द हो रहा है। यशोदानंदन ने भी कोरा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता। क्या करूं भगवान? सिन्हा, डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी, तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बो को बुला लो, प्यार कर लूं, जी डूबा जाता है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दंड। वाचन समीर गोस्वामी का था। Big Mac, Chicken McNuggets, no, Big Mac and Quarter Pounder with cheese, or Filet-O-Fish. You'd be doing the same thing if you were at McDonald's, because you can choose not just one, but 2 of your favorites for just $6. Tasty Big Mac, crispy 10-piece Chicken McNuggets, juicy Quarter Pounder with cheese, or savory Filet-O-Fish. Enjoy 2 of your all-time favorites for just $6, if you can decide on the 2. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.